हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो भाई, पहला सवाल कहता है 46 नंबर सवाल है मैथ का। कहता है ए और बी एक व्यवसाय में 3,50,000 रुपए तथा 1,40,000 रुपए निवेश करता है ना जी। अब देखो भाई, ए और बी का रेशियो पहले निकालो पूंजी का। भाई ए और बी, ए को कहता है कि प्रबंधन के लिए 20% वार्षिक मिलता है, तो 20% मिला तो ए को कितना मिलेगा भाई? 70 का 20% निकाल दीजिए। तो 70 का 20% निकालेंगे तो 20/100 14 रुपया मिल गया। अब देखो जी, 14 रुपया ए को मिला है प्रबंधन के लिए। अब शेष बच गया 70 रुपया में से 14 रुपया घटा दो तो 56 रुपया बचेगा। अब ए को कितना मिलेगा? तो 5 दूनी 7 हो गया भाई। तो 7 बराबर 56 रुपया है। 7 बराबर कितना है जी? 56 रुपया है। 7 बराबर 56 है तो 5 बराबर कितना हो गया भाई? 5 बराबर हो जाएगा 40 रुपया और 2 बराबर हो गया 14 रुपया। 8 दूना 16। अब 16 रुपया हो गया जी। अब देखो भाई, इसको कितना ज्यादा मिला? तो 24 रुपया यहाँ ज्यादा मिला, 14 रुपया पहले मिला था। तो 24 और 14 कितना हो गया भाई? यहाँ का डिफरेंस 24 रुपया है और 14 रुपया पहले मिला था तो 38 रुपया हो गया। तो 38 रुपया का डिफरेंस होता है 70 में, इसलिए 38,000 का डिफरेंस कितना में होगा भाई? निकाल दीजिए। तो 70/38 गुने 38,000 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काट दो जी, कट जाएगा। 1,000 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा? 70,000 रुपया। अब इसका आंसर बी दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा भाई? बी हो जाएगा। सर ऐप के लिए, ऐप के आएंगे मैथ। अच्छा मैथ बेचारा है क्या? ठीक है भाई, देखो टोटल लाभ 70 रुपया मान ली। 7 से कटने वाला कोई जरूरी नहीं कि एक्स मानेगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब जो भाई 70 रुपया लाभ है, उसमें से कहता है 20% प्रबंधन के लिए मिल गया, तो 20% निकाले मैंने 14 रुपया मिल गया। तो बचा कितना भाई? 56 रुपया। तो 56 को 5:2 में बांटेगा तो 7 बराबर 56, तो 5 बराबर 40, 2 बराबर 16 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस 26 रुपया, यहाँ का 24 रुपया यहाँ डिफरेंस है जी। 14 रुपया पहले मिला था तो 38 रुपया उसको ज्यादा मिलेगा। सर आपके लिए मैथ बेचारा क्या है? अच्छा देखो भाई, 24 और 14 38 हो गया, तो 38 बराबर 70, तो 38,000 कितना हो गया जी? 70,000 रुपया हो जाएगा। अब इसका आंसर 70,000 दीजिएगा भाई। हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ जी, रक्षाबंधन सब लोगों को मुबारक। देखो रक्षाबंधन, हम राखी बनवाए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है जी, एक तरंग ताल में 3 नलियां हैं, उनमें से पहली 2 नलियां एक साथ चालू करने पर तीसरी नली की तुलना में खाली करने में आधा समय लेता है। उन्हीं में नली ए को अकेले चालू करने पर बी की तुलना में आधा समय लेता है। तो देखो भाई, ए बी सी के दक्षता का रेशियो निकालिए तो समय का उल्टा होगा भाई। अब आधा समय लेता है माने दुगना दक्ष है, तो बी का आधा समय ए लेता है तो ए का दक्षता बी का दक्षता से दुगना हो जाएगा। और ए और बी चालू करने पर तीसरे की तुलना में आधा समय लेता है भाई, तो दोनों का आधा हो गया। कितना हो गया? 3/2 है ना, 3/2 हो जाएगा। अब इसको हल करना तो 2 से गुना करो भाई, तो 4:2:3 का रेशियो हो जाएगा। अब देखो भाई, एक दक्षता का रेशियो हम लोग निकालिए, एक इसका रेशियो है दक्षता का। अब तीनों मिलकर कितना करेगा भाई? 9। और समय है 6 घंटा 40 मिनट है, तो 40 मिनट को आवर में बदल दो तो काटेंगे तो 2/3 कितना हो गया? 20/3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 20/3 बराबर, ए का पूछ रहा है तो 4 गुने x काट दीजिए भाई। 3 हो गया, ये भी कट जाएगा 5। x बराबर कितना हो गया? 15 घंटा हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला याद रखना, E1 D1 बराबर E2 D2, यही फॉर्मूला है जी। E1 D1 बराबर E2 D2, यही फॉर्मूला याद रखिएगा। E1 D1 बराबर E2 D2। जिम्बाब्वे से प्रणाम कर रहे हैं जी विक्रम शर्मा। जिम्बाब्वे कहाँ है भाई? इंडिया में है कि विदेश में है? लिख लिया जी। जब मिलकर काम करेगा तो दक्षता को जोड़कर दिन में गुना करिएगा, और अलग अलग काम करेगा तो व्यक्तिगत दक्षता से दिन में गुना करिएगा। अलग अलग काम करेगा तो व्यक्तिगत दक्षता से दिन में गुना करेंगे।
ठीक है भाई, चल रे भाई, भगवानपुर गढ़वा। अच्छा ले देखो भाई, कहता है कि 2 पुरुष और 4 लड़के एक काम 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के 6 दिन में कर सकते हैं। इन पुरुषों और लड़कों की मजदूरी उसके कार्य के निष्पादन के अनुसार दिया था, मतलब जो क्षमता का अनुपात है उसी अनुसार का उसको मजदूरी भी मिलेगा। तो क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए। ये 40 रुपया का कोई महत्व नहीं है भाई। 2 पुरुष, कहता है कि 2 पुरुष और 4 लड़के काम 10 दिन में करता है, और 4 पुरुष और 5 लड़के उस काम को 6 दिन में करता। गुना करना तो 2 10 दूना 20m अब प्लस 40b बराबर हो गया 24m प्लस हो जाएगा 30b हो गया भाई। अब इसको घटाओ तो 10b बराबर हो गया 4m, m बटे b बराबर 10/4, रेशियो क्या हो गया 5/2। अब इसके मजदूरी का रेशियो क्या होगा 5:2 हो जाएगा। ये 40 रुपया के चक्कर में पड़ना नहीं भाई, 40 रुपए के चक्कर में कभी मत पड़ना। 40 रुपए के चक्कर में पड़ जाएगा तो फंस जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा भाई, है ना। 40 रुपए के चक्कर में पड़िएगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इससे बचना आप। हाँ जी, डी आंसर होगा। यस यस ठीक है भाई, तुम लोगों को तो आंसर भी मिल गया होगा ना। अब देखो जी, कहता है 49 नंबर सवाल है। अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% पर, और अरुण अपने कुल राशि पर 10% ब्याज प्राप्त करना चाहता है। तो शेष राशि को दोस्त को कितने प्रतिशत के दर पर देगा, शेष राशि को। ठीक है, अब देखो तो 20,000 में 12,000 रुपया कर्ज दे दिए तो बचेगा उसके पास 8,000। 20,000 में से 12,000 कर्जा दे दिया तो बचेगा 8,000 ना रे। अब इसका रेशियो क्या हो गया 3:2। तो दे भाई पहला भाग 3, दूसरा भाग 2, टोटल 5। टोटल पे 10% उसको चाहिए, पहला पे 8% है। अब दूसरा पे कितना देगा भाई, तो उसको x कर दीजिए। तो 24 + 2x बराबर 50, घटा देना। तो x बराबर हो गया, घटाएंगे तो 26 हो जाएगा जी। तो 26/2 13% हो गया। अब 13% इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई 13% हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, हाँ जी 13% ठीक है। मूलधन का रेशियो निकाल लीजिए और उसमें ब्याज की दर से गुना कर दीजिएगा, है ना। मूलधन का अनुपात निकालिए, इसमें ब्याज की दर से गुना कर लीजिएगा। ठीक है जी, चल रे भाई, चल जल्दी से बढ़, है ना। बिंदेखलपुर है तो देखलपुर जाए रे बेटा। देख भाई, कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर 45 डिग्री है, और पी क्यू आर और पी आर क्यू का समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलता है। देखो ये दिया हुआ है। अब ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये त्रिभुज है जी, पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर है जी। अब कहता है कि इस कोण का समद्विभाजक लेते हैं, इस कोण का समद्विभाजक लेते हैं, ओ बिंदु पर मिलता है। अब एक कोण हमको निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला जानते हो जी, एक कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है जी, बनाया गया कोण बराबर होता है 90 + तीसरा कोण बटे 2, 90 + तीसरा कोण बटे 2, यही फॉर्मूला है भाई। अब देखो भाई कोण लिखेंगे इसको, कोण QOR बराबर हो गया 90 प्लस तीसरा कोण 45 है, तो 45/2, तो 90 प्लस 22.5 हो गया ना, जोड़ दो 112.5 डिग्री हो जाएगा। अब इसका आंसर बी दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा भाई 112, 122 नहीं होगा भाई, 112 होगा, 112.5 डिग्री होगा। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। मेरा दीपक सर का ऑपरेशन हुआ सर, दीपक सर का ऑपरेशन हुआ नहीं, अभी तो ऑपरेशन नहीं होने वाला था। हाँ जी ठीक है ठीक है, ठीक है अच्छा।
देखिए अब कहता है जी x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 3 है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो या x² प्लस 1/x² बराबर 1 हो तो x पावर 6 बराबर -1 होगा तथा पावर का अंतर 6 रहने पर, पावर का अंतर 6 रहने पर 6 रहने पर परिणाम 0 होगा। पावर का अंतर 6 रहने पर परिणाम 0 होगा। अब देखो इसी नियम पर ये सवाल आपके सामने रखा गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि x पावर 6 बराबर -1 होगा तथा पावर का अंतर 6 रहने पे परिणाम 0 होगा। अब देखो जी यहाँ पे 206 पावर 200 पावर 6 का डिफरेंस 0, यहाँ भी 6 का डिफरेंस 0, 18 और 12 का भी डिफरेंस 0 भाई, तो 0 6 और यहाँ पे 1 के बदले x पावर 0, यहाँ भी 0 हो गया भाई, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कर दीजिए। अब आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो एकदम ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो एकदम, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये याद रखना कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो, है ना, ये या x² प्लस 1/x² बराबर 1 हो तो x पावर 6 बराबर -1 होगा तथा पावर का अंतर रहने पर परिणाम 0 हो जाएगा। पावर का अंतर रहने पर परिणाम 0 हो जाएगा। अब देखो जी 206 और 200 का डिफरेंस 6 तो 0, 90 और 84 का डिफरेंस 0, 18 12 का डिफरेंस सबका 0 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, 0 दीजिएगा भाई। को कल्लू हलवा। देखिए अब कहता है जी एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत। देखो भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, माने त्रिज्या 2 बार बढ़ेगा, हाइट 1 बार बढ़ेगा, तो 20 प्लस कर दीजिए, r² में 2 बार बढ़ेगा भाई, तो 20 प्लस 20 अब प्लस 20 गुने 20/100 कितना हो गया जी, 44% हो गया। एक बार और रिपीट करना, तो 44 प्लस 20 अब प्लस 44 गुने 20/100। अब देखो ये हो गया 64 अब प्लस हो गया 8.8, तो 72.8 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, 72.8 दे दीजिएगा, है ना। इसका आंसर 72.8 हो जाएगा भाई। डिफरेंस न रहने पर क्या होगा, डिफरेंस न रहने पर क्या, डिफरेंस नहीं रहने पर भाई, डिफरेंस नहीं रहने पर x पावर 6 लेके बना लीजिएगा। गणित में प्रक्रिया से कैसे बचें, गणित में प्रक्रिया से बचना है कि ऑप्शन कैसू मिला देना है, गुना भाग जोड़ घटाव कैसू आंसर मिल जाए। तुम विद्वान आदमी है और खूब विद्वान है और उससे आंसर गलत हो गया तो बेकार है। अब बुड़बके है लेकिन आंसर मिला दिए तो वही विद्वान है ना। यहाँ पर विद्वान होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आंसर जो मिला दिया वही विद्वान है, जो जीता वही सिकंदर। विद्वान बेचारा कभी कभी हार भी जा सकता है नहीं। अब देखो भाई एक कहता है sin थीटा प्लस sin 5 थीटा बराबर sin 3 थीटा हो तो थीटा का मान डिग्री में निकालो भाई। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा, sin c प्लस sin d बराबर होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यही फॉर्मूला है जी। अब इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो थीटा और 5 थीटा इसको जोड़ो भाई, तो 2 sin, अब देखो इसको जोड़ना तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 थीटा/2 इंटू कॉस, अब इसको घटा देना, अब इसको घटा देते हैं भाई तो हो जाएगा cos 4 थीटा/2 बराबर हो गया sin 3 थीटा। अब देखो भाई एक कट जाएगा तब इसको लिखेंगे 2 sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा बराबर हो गया
साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा साइन थीटा कट गया भाई, तो कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 1/2, 2 इधर है तो 1/2 हो गया। और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है जी, तो कॉस 2 थीटा बराबर हो गया कॉस 60 डिग्री। अब देखो भाई तो 2 थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या लिखेगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसका आंसर ए दे दीजिएगा, है ना। क्लास कितना बजे से होता है? क्लास 7:10 से स्टार्ट हुआ है भाई। क्लास 7:10 से स्टार्ट हुआ, यस यस। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसको हल करेगा तो 2 साइन 6 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 4 थीटा बाई 2। अब उसको हल कर लीजिए भाई, तो कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा साइन थीटा कट गया और 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो गया। और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है जी, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा आपका। लिख लो भाई स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। लिख लिए रे भैया, लिख लिए? हाँ हाँ 30 आंसर होगा, यस 30 आंसर होगा। अब देखो भाई कहता है उभयनिष्ठ केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, बाह्य वृत्त की जीवा AB भीतरी वृत्त के बिंदु C और D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई निकालिए। देखो भाई ये ऐसा दिया हुआ है, देखो एक है सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है कि समान केंद्र वाले वृत्त। अब देखो इसका जीवा AB है, AB जीवा है जो C और D पे काटता है, तो ये C है ये D है। अब इसका सेंटर O है जी, यहां से दूरी 3 है। अब ए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ए त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, और ए त्रिज्या आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई इसको हम लोग ई मान लेते हैं, तो ए ई बराबर लिख सकते हैं √13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 169 में से 9 घट गया तो 160 हो जाएगा। 16 गुने 10 कर दीजिए तो 4√10 हो जाएगा भाई। अब इसी तरह से सी बराबर लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 49 में से 9 घट गया तो 40 हो गया भाई। तो 40 को क्या लिखे √10 हो जाए 2√10 हो जाएगा। अब AC निकालना है भाई, तो AC बराबर क्या लिखोगे जी, AC बराबर हो गया AE माइनस C। अब घटा देना उसको, नहीं तो 4√10 अब माइनस 2√10। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2√10 सेंटीमीटर हो जाए। नहीं अब देखो ये हम लोग क्या किए भाई, देखिए ये हमारा निकल गया 4√2, ये निकला 2√2, तो इस टोटल में से इसको घटाएंगे तो इस वाला भाग आ जाएगा। अब वही डायरेक्ट घटा दीजिएगा। अब देखो ये लंब है जी, एक कर्ण हो गया, तो कर्ण और लंब मालूम है तो आधार निकाल लीजिएगा, फिर इसी त्रिभुज में आधार निकाल लीजिएगा और दोनों आधार को घटा देंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा भाई। इस प्रकार के प्रश्न नहीं बना सकते हैं, क्यों भाई? जरूर बना सकते हो, ज्योमेट्री काहे नहीं बना सकते, जरूर बना सकते हैं आप। लिख लो रे भाई लिख लो, हाँ 2√10 आएगा, यस। इसका डिफरेंस क्या हो गया भाई 2√10 हो जाएगा। लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो। आज धुरीना पर क्लास होगा ना भाई? धुरीना पे क्लास नहीं होगा। देखिए अब कहता है जी 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या में जितना वृद्धि होगा औसत में भी उतना ही की वृद्धि होगी। प्रत्येक संख्या में जितना गुना करें औसत भी उतना ही गुना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में जितना भाग देंगे उतना ही औसत में भी भाग दे देंगे भाई। तो प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया, इसलिए औसत को 2 से भाग दे दीजिए, तो 18/2 नया औसत 9 हो गया। अब इसका आंसर बी मार देना, देखते हुए आंसर दे देना भाई, है ना। इसका आंसर देखते हुए दे देना भाई।
अच्छा लिख लिया, चल रहे भाई। अब कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ए और बी दोनों का कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है, तो बी का मासिक आय निकालो भाई। अब देखो भाई बचत का अनुपात 4:1 है और ये 5,000 रुपया बचाता है, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया भाई। तो 5 बराबर 5,000 है, इसलिए 1 बराबर 1,000 हो जाएगा और 4 बराबर क्या हो गया, 4,000 हो गया। तो बी ए का बचत 4,000 रुपया है, बी का बचत 1,000 रुपया है। अब देखो जी ए का आय हो गया, ए का आय बराबर 2x और बी का आय बराबर x हो जाएगा। अब बनाओ, अब देखो जी ए के आय में से उसका बचत घटा दें और बी के आय में से उसका बचत घटा दे तो उसके खर्च का रेशियो होगा, और खर्च का रेशियो कितना है जी, 5:3। अब इसको हल करना, इसको हल करना भाई। तो ये हो गया 6x माइनस 12,000 बराबर 5x माइनस 5,000। तो x बराबर कितना हो गया जी, 7,000 हो जाएगा। और b का मासिक आय x है, तो b का आय बराबर लिखेंगे 7,000 रुपया हो जाएगा। अब ए आंसर दे दीजिएगा, है ना। सर फॉर्मूला का यूज कम करें सर प्लीज, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद नहीं है। तो फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं भाई, जो सवाल है उसका तो फॉर्मूला पे बनेगा, उसको बनाइएगा ना। अब जो इमेजिनरी नंबर उसको कैसे तोड़िएगा। देखो कुछ तो बेसिक चीज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई। अब कहता है 57 नंबर सवाल है जी, कहता है 2 बर्तन ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 5:4 है, तदनुसार दोनों परस्पर घोल किस अनुपात में मिला है कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। अब देखो भाई मिश्रण के नियम का प्रयोग करिएगा, तो पहला बर्तन में दूध का भाग हो गया 5/8, अल्कोहल का भाग हो गया 5/8, और दूसरा में निकालिएगा तो अल्कोहल का भाग हो गया 5/9, और जो मिश्रण बन रहा है उसमें अल्कोहल का भाग 7/12 है भाई। अब हर का एलसीएम ले लो, तो 12 और 8 का इसका एलसीएम कितना हो गया, 72। अब हर के एलसीएम 72 से गुना कर दो, तो 9×5 = 45, 7×6 = 42, 8×5 = 40। अब घटाओ इसको जी, तो 45 में से 42 घटाएंगे तो 3 और इसको घटाएंगे तो 2। अब रेशियो कितना हो गया भाई, 2:3 के रेशियो में मिलाएगा। अब इसका आंसर ए दे दीजिएगा। किसी एक तरल के भाग, हाँ जी, किसी एक तरल के भाग का अंतर लेकर मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। किसी एक तरल के भाग का अंतर लेकर मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे, आपका बन जाएगा। हाँ जी ए आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या दीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, है ना। चल रे भाई लिख ले जल्दी से। देखिए अब कहता है जी, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोण का 3/5 गुना के बराबर है, तो अंतः कोण बराबर हो गया, अंतः कोण बराबर कहता है 2 समकोण माने 180 का 3/5 काट दो भाई, तो 36 तिया 108 डिग्री हो गया। अब देखो भाई भुजाओं की संख्या निकालना है, तो देखो इसको लिखते हैं n-2 × 180/n बराबर हो जाएगा 108। काट दीजिए, ए हो गया 5, ए हो गया 3, तो 5n-10 बराबर 3n हो जाएगा, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर कितना हो गया 5 हो जाएगा।
अंतः कोण बराबर क्या होता है जी, n-2 इंटू 180/n। किसी भी बहुभुज का अंतः कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180/n, यही होता है भाई, है ना। इसको ऐसे भी बनाना, अंतः कोण 108 डिग्री है तो इसको ऐसे बनाते हैं जी, बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण बराबर लिखेंगे 180 में से 108 घटा देना तो 72 डिग्री हो जाएगा, और n बराबर होता है 360 बटे बहिष्कोण काट दीजिए 5। ऐसे भी चाहो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, बहिष्कोण से भी बना सकते हो और अंतः कोण से भी बना सकते हो। हाँ जी, भुजाओं की संख्या 5 आएगा, ठीक है। अब इसको अंतः कोण के नियम से भी बना सकते हैं और बहिष्कोण के नियम से भी बना सकते हैं, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए उसको बना लेना। धर्मेंद्र भाई एलसीएम 72 आया है, हाँ जी, इसलिए एलसीएम 72 आया, इसलिए एलसीएम 72 से गुना किए। यस, वही 72 नहीं समझ में आ रहा था। अरे भिन्न में रहेगा तो हर के एलसीएम से गुना कर लीजिएगा, तो 8 9 12 का एलसीएम क्या होगा, 72 ना होगा, तो 72 से गुना कर लेते हैं। और करना क्या है सर, मेरा नाम लीजिए, 5 होगा, अविनाश सर। अरे अविनाश सर है तो सर कहाँ का है रे। अब देखो भाई 200 और 300 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। अब देखो जी, अब देखो यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216 होता है ना जी, और 3 का क्यूब 7 का क्यूब होता है 343। तो 200 और 300 के बीच एक संख्या 6 है जिसका क्यूब 216 है, इसलिए इसका आंसर 1 दे दीजिएगा, है ना। 5 का क्यूब इससे छोटा है, 7 का क्यूब इससे बड़ा, तो बीच में एक और संख्या 6 रहेगा, इसलिए इसका आंसर 1 दे दीजिएगा भाई। एडवांस का बादशाह है सर आप, अच्छा लिख लिया रे भाई। हाँ जी, मिश्रण के नियम का प्रयोग कर ले बानी। देख रे भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। देखो 337 एक अभाज्य संख्या है भाई, 12 संख्या 12 के 6 घनात्मक गुणनखंड होता है। अब 12 को तोड़ भाई, 1 2 3 4 6 12, इसी से ना कटेगा, तो 3 3 6 गुण, ये भी सही है भाई। अब कहता है इसको 32,724 9 से पूर्णतः विभाजित अंकों को जोड़ो, तो 3 2 5 7 5 12 6 18 अंकों का योग 18, तो 9 से कट जाएगा। इसका अर्थ है कि तीनों सही है, माने सभी सही है। इसका आंसर डी दे दीजिएगा, सभी व्यंजक सही है। इसका आंसर क्या देंगे भाई, सभी व्यंजक सही है। 337 अभाज्य संख्या भी है, 12 का गुणनखंड 6 गो होता है, ये भी सही है। अब 32,724 और 9 से कटेगा, यह भी सही है, तीनों सही है, इसलिए ऑल इसका आंसर दीजिएगा, सभी सही है भाई, है ना। चल रे भाई, देखिए अगला प्रश्न है जी, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला रहे तो पलट दीजिएगा, तो जो लागत मूल्य है वह विक्रय मूल्य हो गया भाई, तो विक्रय मूल्य हो गया आपको कितना आ गया भाई, देखिए 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 अब एक कहता है कि 18, देखो भाई क्या हो गया इसका, देखिए देखो भाई, अब एक कहता है ना, देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लागत मूल्य जो होगा वह विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई, लागत मूल्य जो होगा वह विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 18 और क्रय मूल्य हो जाएगा 15। अब देखो भाई 15 रुपया में खरीदा, 18 में बेच दिया, 15 में खरीदा 18 में बेच दिया, 3 का लाभ हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे 3/15 गुने 100, काट दीजिए 5, ये भी कट जाएगा 20, उसको लाभ कितना हो गया भाई, 20% का लाभ होगा। अब इसका आंसर बी दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। देखिए अगला सवाल कहता है x किसी चर मान x का मान इतना भाई है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तब इसको बढ़ते क्रम में सजाओ भाई, तो 2 2 बार है,
2 देखिए 2 बार है, अब 3 भी देखिए 2 बार है जी, तो 3 बार 2, 3 भी 2 बार लिख दीजिए। अब 3 को हटा दो तो बच गया 4। 4 के बाद देखिए कितना है जी, 5 है। 5 के बाद कितना है, 7 है। 7 के बाद 9 है। 9 के बाद 10 है। अब टोटल संख्या गिनो भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो संख्या है, तो 4 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, 4 संख्या इधर से छोड़िए, तो बीच में कौन बच गया, 4, इसलिए इसका माध्यिका 4 हो जाएगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब इसका आंसर बी दे दीजिएगा। माध्यिका कितना हो गया जी, 4 हो जाएगा, इसका आंसर बी दीजिएगा। हाँ जी 4 ठीक है भाई, लिख लिए जी। देखिए अगला प्रश्न है जी 63 नंबर सवाल, देखिएगा। अब देखो 6.41 गुने 6.41, अब देखो ए, इसको अगर ए मान लीजिए, ए मान लेते, ए क्यू प्लस हो गया बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कट जाएगा तो खाली ए प्लस बी ऊपर बचेगा, तब जोड़ देना, तो 6.41 और प्लस 3.59 जोड़ दीजिए, तो 10 आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर 10 दे दीजिएगा। नहीं, इसका आंसर 10 हो जाएगा ना रे भाई बच्चा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा। अब ए प्लस बी को लिख दीजिएगा भाई। हाँ जी, प्लस का चिन्ह तो ऐड कर देना, माइनस का चिन्ह तो घटा देना। हाँ बहुत तेज आदमी है जी तुम। बहुत तेज आदमी है, जल्दी पकड़ ले रहा है। देख रहे भाई, अगला सवाल देख लो। कहता एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से सेब खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। अब देखो जी 5 रुपया में 6 खरीदा और 3 रुपया में 4 के दर से इसे गुना करना है ऐसे, तो देखो भाई इसको गुना करते तो ये विक्रय मूल्य हो गया 18 और क्रय मूल्य हो गया 20। ठीक है, अब देखो जी 20 रुपया में खरीदता है, 18 रुपया में बेच दे रहा है, तो उसको तो 2 रुपया का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत हानि बराबर लिखेंगे 2/20 गुने 100। काट दो जी, तो 0 0 कट गया, 2 2 कट गया, तो 10% हानि हो जाएगा। अब इसका आंसर बी दे दीजिएगा। ये रुपया है जी, ये वस्तु है। ये हमेशा ध्यान रखना कि रुपया के सामने विक्रय मूल्य, अब वस्तु के सामने क्रय मूल्य आता है। अब रुपया है और वस्तु है जी, रुपया और वस्तु को तिरछा गुना करेंगे तो इधर विक्रय मूल्य आएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा। रुपया के सामने विक्रय मूल्य आएगा, वस्तु के सामने क्रय मूल्य आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। हाँ जी डी आंसर होगा, बी आंसर होगा ना। हाँ जी बी आंसर होगा, यस। लिख लिया रे भाई, देख ले। अगला सवाल है जी, एक वृत्त आरेख में 5 विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कुल कर्मियों की संख्या 7,20,000 है। अब देखो जी 9 से 11 कहता है सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी है। अब देखो भाई टोटल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री बराबर हो गया, देखिए 360 डिग्री बराबर लिखेंगे 100% हो जाएगा भाई। अब सेवा क्षेत्र में 72 डिग्री है, इसलिए 72 डिग्री कितना होगा निकालो, तो 100/360 गुने 72 काट दीजिए, 72 पचे 360 कट गया 20। अब इसका आंसर क्या हो गया भाई, 20% हो जाएगा। 20% है ना, डी ऑप्शन, तो डी आंसर मार देना। टोटल कोण 360 डिग्री होता है, टोटल 100% होता है, तो 360 डिग्री बराबर 100% है जी। तो सेवा क्षेत्र का 72 डिग्री, तो 72 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर होगा निकाल लीजिए। अब इसका आंसर क्या हो गया भाई, 20% हो जाएगा, है ना, 20% हो जाएगा जी। चल रहे भाई, लिख लो जल्दी से, लिखा है तो बहुत आसान सा सवाल है, देख लीजिए। अब कहता है जी कि 15 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। तो भाई गुणजों का औसत बराबर होता है, गुणजों का औसत बराबर लिखते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, एक 15 एकम 15, 15 दूना 30, अब 15 नमा 135। अब इसका औसत निकालो भाई, तो औसत बराबर लिखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट।
तो 15 प्लस 135/2 तो 150/2 हो गया। कितना आंसर हो जाएगा जी? 75। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा? 75 इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी 75 आंसर होगा। ठीक है। पचहत्तर आंसर हो जाएगा। यस 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 बच्चा राम। किसी भी संख्या के गुणज का औसत निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। सम संख्या हो, विषम संख्या, समानांतर, एपी में जहां आ जाए वहां इस नियम का प्रयोग कर लेना है ना। एपी में इस एपी सीरीज रहे इस नियम का प्रयोग करना भाई। देखिए अब कहता है जी एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका है जिसका शीर्ष उसके पास से 8√3 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है। अब देखो ऐसा है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि जमीन को स्पर्श करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है ऐसे। ये जो कोण बनाता है कितने डिग्री है? 30 डिग्री का बनाता है भाई। हाँ देखिए अब एक कहता है इसका 8√3 है जी। अब इसका ऊंचाई निकालना है तो इसको h मान लीजिए। अब बना लो, किसका प्रयोग करेंगे? tan का प्रयोग करेंगे ना भाई। तो tan का प्रयोग करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया h/8√3 आ जाएगा। टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है जिसके शीर्ष का पास इतना दूरी है भाई। अच्छा खंभा झुका है, देखो एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है जिसके शीर्ष से पाद की दूरी, शीर्ष से अच्छा पैर की दूरी 8√3 मीटर है। अच्छा एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है जिसके उसका शीर्ष उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता। अच्छा ठीक है। अब देखो भाई, अब कहता है कि खंभे की ऊंचाई निकालिए। तो खंभे की ऊंचाई नहीं होगा, खंभे का लंबाई होगा। तो ए देखो ए हो गया, इसका x हो जाएगा। अब देखो ए आपका क्या है भाई? ए आपका आधार है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण है तो कॉस का प्रयोग कर लेना भाई। तो कॉस 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 8√3/x। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है जी? कॉस 30 का वैल्यू होता है गड़बड़ा का हो √3/2 ना होता है। देखो भाई √3/2 होता है बराबर 8√3/x हो जाएगा। अब इसको काटे तो √3 कट गया, x बराबर 16 मीटर हो जाएगा। अब इसका आंसर बी दे दीजिएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा जी? 16 होगा कि 20 होगा? 24 होगा। और टूटा हुआ नहीं ना है भाई, टूटा हुआ रहेगा तब ना हो जाएगा। 24 आना चाहिए। सोलह मीटर आना चाहिए। देखो ठीक तो है। एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है, उसके शीर्ष उसके पाद से 8√3 मीटर पर जमीन को स्पर्श करता है। इसका पैर यहाँ पे है भाई, यही ना हो जाएगा इसका। ठीक है ठीक है। 16 मीटर आना चाहिए। हाँ जी 24 आएगा। cos 30 बराबर 1/2 होता है। sin 30 में 1/2 होता है जी। ओहो ये का भेलम राजा, गड़बड़ा गेलो का हो। एक अच्छा देखो इसको देखते हैं बाद में कहाँ सवाल। देखो भाई एक कहता है कि एक्स वाई तल पी क्यू ऐसे बिंदु है जिनके निर्देशांक 2 और 0 5 और दिया है भाई। तो देखो भाई ए पी और क्यू दिया हुआ है, इसका 2 और 0 दिया हुआ है जी, ये 5 और 4 दिया हुआ है। ठीक है 5 और 4 दिया हुआ है। अब कहता है कि ये दूरी निकाले तो पी क्यू बराबर हो जाएगा
रूट अंडर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 का तो 5 हो जाएगा। अब देखो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुने 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25 पाई हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, 25 पाई दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी, 25 पाई होगा। 16 प्लस 18, अच्छा टूटा हुआ है। अच्छा देखो लिख लिया जी। चलिए भाई अगला प्रश्न कहता है कि 73% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। देखो भाई देखो, एक कहता है कि मैथ में है 73% और इतिहास में है जी 70%, और दोनों में है 64%। तो इधर बच गया 9 और इधर बच गया 6। अब जोड़ दो तो 79% पास हो जाएगा। तो 21% फेल हो गया जी। तो 21% बराबर हो गया 8400। इसलिए 100% कितना होगा, तो 8400 बटे 21 गुने 100 कर दीजिए। काट दो भाई, तो 400 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। हाँ जी, इसका आंसर क्या दीजिएगा, 40,000 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर 50,000 नहीं, 40,000 आएगा। नहीं आया समझ में। देखो टोटल मैथ 73 है, हिस्ट्री 70 है, बीच में 64 है जी। तो 64 घटा दिए 73 में, तो इधर 9 बचेगा, और 70 में से 64 6 बचेगा, और सबको जोड़ना, तो 79% पास हो गया। तो फेल कितना हुआ भाई, 21%। 21% बराबर 8400 है, तो 100% कितना होगा निकाल लीजिए। ठीक है जी, चल रहे भाई अगला प्रश्न। अब इसको हल करना है। तो भाई देखो ए हो गया 12, 15 में से 12 घट गया 3, 27 में से 3 घट गया 24, इसको काटे तो 8 हो गया जी। तो 56 को 8 से भाग दे दीजिए। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना जी। ठीक है भाई, देखो देखो ये सवाल कहता है ना, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना भाई। देखिए एक कहता है एक टेलीग्राफ जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है, जिसके शीर्ष पास इतना मीटर की दूरी पर। देखो ऐसा दिया, हमको लग रहा है कि ऐसा है। देखिए ये ऐसा है और इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई ये 8√3 है। अब देखो भाई ये आपका 30 डिग्री का है, ये आपका x है, ये y है। अब निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखो tan का प्रयोग करते हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया x बटे 8√3। तो 1/√3 बराबर x बटे 8√3 हो जाएगा। √3 कट गया, x बराबर 8 मीटर हो जाएगा जी। अब देखो आधार और कर्ण है, तो cos का प्रयोग करते हैं। तो cos 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 8√3 बटे y। अब देखो भाई ये होता है √3/2 बराबर हो गया 8√3/y, और √3 कट गया, तो y बराबर 16 मीटर हो जाएगा। तो टेलीग्राम का ऊंचाई कितना होगा भाई, 8 + 16 जोड़ दीजिए, 24 मीटर हो जाएगा, है ना। ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, 24 होगा। यस, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। ठीक है जी, चल रहे भाई, चलिए आज इतना रहने देते हैं। चलो सवाल ठीक है। टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु से झुका हुआ है। देखो टेलीग्राफ का एक खंभा है, जमीन के एक बिंदु से झुका हुआ है। ये कह रहा है एक खंभा है, जमीन के एक बिंदु से झुका हुआ है, ऐसा झुका हुआ है। अब ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। यस यस, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, d इंटू सेक थीटा और प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है जी। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो 8√3, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है जी। अब देखो जी, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और 1/√3 हो जाएगा। तो 8√3 गुने 3/√3 कट जाएगा, 24 मीटर होगा। ऐसे भी आप चाहो तो बना सकते हो। h बराबर, अगर टूटा हुआ वाला में लिखाए थे, h बराबर d इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है ना जी। चल रहे भाई आज इतना रहने, जो भाग टूट गया वही ना झुका हुआ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खंभा ऐसे भी तो झुका रह सकता है कि नहीं रह सकता है। जो खंभा है ऐसा भी तो खंभा झुका हुआ रह सकता है। हाँ,
लेकिन टूटा हुआ भाग है इसलिए बनाई, उसी से बनाइएगा, ठीक है। तो हम अपने इंसानियत की वजह से दे रहे हैं कि ठीक है, अभी बात में करते हैं। हाँ 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 निकल गया। एक नंबर से है ना। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आज का दिन दीपक सर का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें झा सर गए हुए हैं, तो आज झा सर का भी क्लास नहीं होंगे और दीपक सर का भी क्लास नहीं होंगे, ठीक ना। आज के लिए सबसे पहले मैं अपना क्लास आपको आज यहीं विराम कर दूंगा, मेरी क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि आज झा सर भी नहीं आएंगे, दीपक सर भी नहीं आएंगे, क्योंकि दीपक सर का जो ऑपरेशन है और ऑपरेशन के समय झा सर गए हुए हैं। और झा सर बहुत हेल्पफुल है, हर किसी को जब जरूरत पड़ता है तो हमेशा साथ में रहते हैं, तो झा सर गए हैं, दीपक सर के पास गए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, हम भी निकलेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन, रुक जाइए, चलिए एक मिनट मेरे भाई। तो हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? देखिए हर्ष का जो पुस्तक है इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि अब बात आती है हर्षवर्धन की, ठीक ना। हर्षवर्धन जो थे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट थे। हर्षवर्धन कौन थे? उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट। अब बात किया जाए हर्ष का, एक आत्मकथा इस पर लिखा गया था, हर्षचरित, हर्षवर्धन पर, ठीक। एक था कादंबरी, और इन दोनों को लिखा कौन था? बाणभट्ट। कौन लिखे थे? बाणभट्ट, ठीक ना। अब देखिए ये इसको लिखा कौन था? तो लिखेगा बाणभट्ट लिखे थे। अगर आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन के पुस्तक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा इनके पुस्तक का नाम है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। क्लियर? तो ये तीन पुस्तक है हर्षवर्धन की मेरे भाई, और हर्षचरित और कादंबरी पुस्तक है बाणभट्ट का। अब बात आती है कल्हन, कल्हन के कौन से पुस्तक है? राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताती है। अब कालिदास की पुस्तक का क्या नाम है? तो कालिदास के पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम। अब देखो यहां पूछा गया है कि हर्ष के समय की सूचना, तो हर्षचरित कौन लिखा है? बाणभट्ट। ऑप्शन में है हर्षचरित। चलिए क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष रह चुका है, जल्दी से बताइए, वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष रह चुका है। तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के पीएम रह चुके हैं, सबसे अधिक उम्र का पीएम बन चुके हैं। और याद रखिएगा सबसे अधिक उम्र का पीएम, और पहले गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। मोरारजी देसाई के बारे में याद रखिएगा आप, इसका 2-3 पॉइंट की 44वां संशोधन 1978 इन्हीं के काल में लाया गया था। 1978 संपत्ति के अधिकार को हटाकर के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया। विधिक अधिकार बनाया किसने? तो याद रखिएगा आर्टिकल 300 के क में, किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा यह लाया गया था मोरारजी देसाई के काल में। और याद रखिएगा रोलिंग प्लान,
जिसे अनवरत योजना कहते हैं, यह 1978 से 80 के बीच में किसके काल में लाया गया था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई समय में। मोरारजी देसाई कौन से पार्टी से थे? तो याद रखिएगा जनता पार्टी। कौन से पार्टी से? जनता पार्टी। जल्दी नोट करिए मेरे भाई। क्लियर? चलिए, तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के पीएम, पहले गैर कांग्रेसी पीएम। 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया, आर्टिकल 300 के क के तहत। रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में आए थे और मोरारजी देसाई के शासन काल में, और ये जनता पार्टी से थे। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में, भारत के प्रथम पीएम, जिसके शासन काल में देखिए बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज, सब पंसिल समझौता किसके शासन काल में? भारत चीन के बीच में 1954 में। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला पीएम, भारत की पहली महिला जिसे भारत रत्न दिया गया। और इंदिरा गांधी से एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इंदिरा गांधी के बारे में कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल 2 बार लगा है, 1971 और 75 में। और इंदिरा गांधी से 42वां संशोधन 1976 किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र का पीएम, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र का पीएम। 52वां संशोधन 1985 किसके शासनकाल में? राजीव गांधी। क्लियर? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती को। सबसे पहले इसने, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद 4 प्रकार का है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब देखिए ये 4 प्रकार का वेद है। कह दे 2 बार बोलो। झा सर और दीपक सर का आज क्लास नहीं होंगे क्योंकि दीपक सर का ऑपरेशन हो रहे हैं पथरी का, जिस वजह से झा सर भी गए हुए हैं वहां। और आप जानते हैं कि झा सर हेल्पफुल है और इसीलिए सभी टीचर को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सभी के लिए सहायता जरूर करते हैं। तो झा सर भी वहीं गए हुए हैं, हम लोग भी जाएंगे। अभी दीपक सर का ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक ना? तो आज झा सर और दीपक सर का क्लास नहीं होंगे। क्लियर? तो चलिए हम आपको बेटर तरीका से, तो वेदों की पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? क्योंकि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्लियर? तो याद रखिएगा इसका पुस्तक का नाम, दयानंद सरस्वती के पुस्तक क्या नाम है? तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। और याद रखिएगा इसने कौन सी समाज की स्थापना किया था? आर्य समाज। कब बना था? तो याद रखिएगा आर्य समाज 1875 को। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट पे चले। अगला क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है। याद रखिएगा वॉन झील कहां है? तो याद रखिएगा तुर्की में। सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? तो तुर्की में है। सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो याद रखिएगा वॉन झील तुर्की में। वॉन झील तुर्की में। अब देखिए मेरे भाई, मृत सागर सबसे गहरा है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्तर है। क्लियर? अब देखिए अगर पूछा जाए सबसे मीठा झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील बेकाल झील। और सबसे लवणीय झील कौन सा है? वॉन झील तुर्की में। क्लियर? सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित कहां है? सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित कहां है? तो ये आपको जापान में है। जापान की बात किया जाए, इसकी राजधानी का नाम टोक्यो है। क्या नाम है? टोक्यो। अगर इसकी मुद्रा के नाम पूछा जाए तो मुद्रा का नाम है एन। अगर यहाँ के पीएम का क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। और यहाँ की बात किया जाए, यहाँ के संसद का क्या नाम है? डाइट। क्या नाम है? डाइट। क्लियर? जापान के राजधानी का नाम टोक्यो है, मुद्रा का नाम एन है, पीएम का नाम योशिहिदे सुगा है और संसद का नाम डाइट है मेरे भाई। क्लियर? अगला पॉइंट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक? कल भी बताए थे कम से कम 2 बार होना चाहिए। अंतराल कितना? तो 6 माह का। कितनी बार? अंतराल 6 माह का। अब देखो संसद की बात आती है तो संसद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में है। और मैंने क्या बताया, इसका संसद की कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। संसद की जननी भी कौन है? ब्रिटेन। लोकसभा और राज्यसभा, अब देखिए अब प्लस राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है? संसद। क्लियर? किस आर्टिकल में है? 79 में है। लोकसभा किस में है? तो राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। और याद रखिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद बनाती है। यह अनुच्छेद 79 में आती है।
इसकी जननी ब्रिटेन को माना जाता है। कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमत में वृद्धि नहीं करता है? जल्दी से बताइए। अब बताइए, व्यापार कर कीमत में वृद्धि करेगा भाई मेरे, आयात कर करेगा, मंगाएंगे तो उत्पाद कर तो करेगा, लेकिन आय कर तो मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ से ज्यादा है, अब 5 लाख से ज्यादा है, तो 5 लाख से ज्यादा है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो आय कर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यही आपसे पूछा कर कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं देता। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए। गजब हेयर स्टाइल है ना, वाह, अच्छा लग रहा है यार। चलिए अच्छी बात है, अच्छा हेयर स्टाइल। तो नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। देखिए सबसे पहले कुछ कुछ याद रखिएगा। न्याय दर्शन के कौन थे? तो याद रखिएगा न्याय दर्शन के गौतम थे। योग के तो कौन थे? पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के कपिल थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। क्लियर? क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट, किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए संगम साहित्य में नहीं हुआ है तो चेर वंश का भी है, चोल वंश का भी है, पांड्य वंश का भी है, पल्लव का नहीं। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और राजधानी कहां थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध का फर्डिनेंड की सेरोजेवा में हत्या। और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता होगा कितने देश शामिल थे? तो याद रखिएगा देश 37 थे। और याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध का प्रयोग किसका किया गया था? तो रासायनिक आयुध का प्रयोग, तो याद रखिएगा इनमें मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? 1914 से लेकर 1918। और इनके लिए एक संधि हुआ था जिसे क्या कहा गया? आरोपित संधि। जिसे कौन सी संधि कहा गया? आरोपित संधि। और इसमें हार किसकी हुई? तो याद रखिएगा जर्मनी का। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में हार किसका हुआ? जर्मनी का, धुरी राष्ट्र का। अमेरिका कब प्रवेश किया? तो 1917 में। अमेरिका प्रवेश कब किया? 1917। क्लियर? जल्दी से मिलाइए। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो ये यहूदी यहूदीय करेगा। तो याद रखिएगा यहूदी धर्म का संस्थापक थे मूसा। कौन थे? मूसा। अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इसके थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव। अगर इसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी। अब देखिए पारसी धर्म का, पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा जरथरुष्ट। ईसाई धर्म का, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक ईसा मसीह थे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। मैंने आपको क्या बताया कि गुरु अरावली क्या है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अब देखिए आपको क्या बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी
K2 है जो लद्दाख में पड़ती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी लद्दाख, और वो भारत से पीओके में भी पड़ता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ती है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई के पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और अंडमान निकोबार की सेडल पीक, लक्षद्वीप की नारचो, सतपुरा पहाड़ी की धूपगढ़, और अरावली का गुरु शिखर। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए इसे एनडीसी कहा जाता है। एनडीसी, इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। क्लियर। तो 6 अगस्त 1952 का इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। क्लियर। चलिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। और याद रखिएगा इसका अंग्रेजी अनुवाद W.B. इट्स किए थे। और बात किया जाए सीवी रमन को कब दिया गया था? 1930 में, पहले भौतिकी में। और याद रखिएगा मदर टेरेसा को पहली भारतीय महिला कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1979 में, अशांति के क्षेत्र में। क्लियर। चलिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं होकर गुजरती है? तो ये अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा A76। अब देखिए अंटार्कटिका की बात किया जाए तो सबसे पहले अंटार्कटिका, तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर भारतीय संस्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा हिमाद्री है। इसी को ना दक्षिणी ध्रुव को ही ना अंटार्कटिका बोलते हैं। तो उत्तरी ध्रुव का खोज कौन किया था? रॉबर्ट पियरी। ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है दक्षिणी ध्रुव की। तो दक्षिणी ध्रुव का खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा इनका खोज एमंडसन किया था। एमंडसन। और याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर शोध संस्थान कौन था? तो याद रखिएगा पहला था आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था भारती, और तीसरा क्या था? मैत्री। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? तो जयराम ठाकुर। अगर आपसे पूछा जाए इसके गवर्नर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगर पूछा जाए यहां की विधानसभा कितना है? तो याद रखिएगा 68 सीट है। दूसरी बात, मूंग की खेती कहां हो रहा है पहली बार? मूंग खेती पहली बार। और याद रखिएगा पहली बार हींग खेती। और याद रखिएगा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। नई शिक्षा नीति वाला पहला राज्य। क्लियर। आगे बढ़े। हाल ही में चर्चा रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए किस देश में स्थित है? दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए दाहला बांध किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए।
तो अफगानिस्तान में कहां है? अफगानिस्तान में। सलमा बांध भी अफगानिस्तान में। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कोसी नदी पर। कौन सा नदी पर? कोसी नदी पर। कौन सा नदी पर? कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना कहां लागू किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर। और इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी। ये मार्ग बदलने में एक्सपर्ट है। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो याद रखिएगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। अब बात किया जाए भारत में टीका दिवस, टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। अगर बात किया जाए भारत में टीकाकरण अभियान कब से शुरुआत हुआ? तो याद रखिएगा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से। 16 जनवरी 2021 से। और याद रखिएगा पहला टीका कौन लिया भारत में? तो याद रखिएगा पहला टीका मनीष कुमार लिया। मनीष कुमार। अगर बात किया जाए 100% टीकाकरण वाला शहर कौन सा है? तो टीकाकरण वाला पहला शहर है भुवनेश्वर। पहला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर। क्लियर? टीका में कौन कौन सा? तो आपको पता होगा स्पुतनिक 5, स्पुतनिक भी 5 किसके द्वारा? तो याद रखिएगा रसिया का। कोविशील्ड तो आपको एस्ट्रोजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक, फाइजर इंग्लैंड। भारत में टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से। पहला टीका दिया गया मनीष कुमार को। 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर है भुवनेश्वर। आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। आज झा सर और दीपक सर का क्लास मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्लास जो होगी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे जुड़िए मेरे साथ, मंडे टू फ्राइडे। आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। लव यू मेरे भाई, लव यू।